हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डिवाइन क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी टेट 2013 का सेकंड पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एक पुरुष व एक स्त्री के एक साक्षात्कार में दो समान पदों पर नियुक्ति हेतु सम्मिलित होते हैं। पुरुष के नियुक्त होने की प्रायिकता, ठीक है, पुरुष को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4 तथा स्त्री के नियुक्त होने की 1/3 है। स्त्री के सेलेक्ट होने की क्या है 1/3, तो उनमें से केवल एक के नियुक्त होने की, मतलब दोनों में से एक को ही सेलेक्ट करना है, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कोई इवेंट मान लेते हैं, जैसे पुरुष के होने की प्रायिकता पी मान लिया, पुरुष के नियुक्त ना होने की पी नॉट या पी डैश मान ली, ठीक है, या पी बार। तो किसी भी चीज़ की प्रायिकता क्या होती है, टोटल प्रायिकता 1 होती है। तो पुरुष के ना होने की कितनी हो जाएगी 1 माइनस पुरुष के होने की। तो पुरुष के होने की कितनी है 1 माइनस 1/4, तो 3/4। और ऐसे स्त्री के मान लेते हैं, स्त्री लेडीज एल मान लेते हैं, तो उसकी कितनी होगी 1 माइनस 1/3 इजिकल टू 2/3। ठीक है, अब दोनों को में से एक सेलेक्ट होना है, तो पहले पुरुष का मान लेते हैं। पुरुष के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4। ठीक है, अब पुरुष सेलेक्ट हो गया, तो पुरुष के साथ स्त्री को सेलेक्ट नहीं होना है, तो स्त्री के सेलेक्ट ना होने की क्या है 2/3, तो मल्टीप्लाई बाय 2/3। ये तो हो गया पुरुष के सेलेक्ट होने की। अब स्त्री भी तो होगी सेलेक्ट, तो स्त्री के सेलेक्ट होने की क्या है 1/3। ठीक है, अब स्त्री सेलेक्ट हो गई, तो इस केस में पुरुष सेलेक्ट नहीं होना चाहिए, तो प्लस पुरुष सेलेक्ट नहीं होगा, उसकी प्रायिकता क्या है 3/4। ठीक है, बस इसे कैलकुलेट कर लीजिए, 2 से 2 टाइम्स, 3 से 3 कैंसिल, तो हो जाएगा 1/6 प्लस 1/4। तो 4 और 6 का एलसीएम 12, 6 2 ज़ा 2 प्लस 4 3 ज़ा 3, तो हो जाएगा 5/12। तो किसी एक के सेलेक्ट होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 5/12, मतलब कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एक कक्षा में 75% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 60% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण होते हैं और 20% विद्यार्थी दोनों में अनुत्तीर्ण होते हैं। अनुत्तीर्ण मतलब फेल होते जाते हैं, तो उत्तीर्ण का प्रतिशत निकालना है। ठीक है, 75% इंग्लिश में पास हो रहे हैं, ठीक है, पास हो रहे हैं मतलब उत्तीर्ण हो रहे हैं, तो फेल कितने हो रहे होंगे 25%। और गणित में, मैथ में कितने हो रहे हैं 60% पास हो रहे हैं, तो फेल कितने हो रहे होंगे 40%। और दोनों में मिला के फेल कितने हो रहे हैं 20%। ठीक है, तो वेन डायग्राम से देख लेते हैं, ये मैथ का है और ये किसका है इंग्लिश का। ठीक है, इंग्लिश हमें बना रहे हैं फेल होने का। ठीक है, क्योंकि हमें जो कॉमन दिया है वो अनुत्तीर्ण का दिया है फेल होने का, तो दोनों में कॉमन क्या है 20% बच्चे दोनों में फेल हो रहे हैं। तो इंग्लिश में टोटल कितने हो रहे हैं 40%, तो 20 तो कॉमन लेते हैं, 20% सिर्फ इंग्लिश में हो रहे होंगे। ठीक है, और मैथ में टोटल हो रहे हैं 25%, तो 20 तो कॉमन है, तो 5% सिर्फ मैथ में हो रहे हैं। तो टोटल फेल कितने हो रहे हैं बच्चे 5 + 20 25 + 20 45% टोटल फेल हो रहे हैं। ठीक है, तो पास कितने हो रहे होंगे 100 में से 45 माइनस कर दीजिए, तो कितना बचेगा 55 बच्चे परसेंट हो रहे होंगे, पास हो रहे होंगे, मतलब उत्तीर्ण हो रहे होंगे। ठीक है, वही तो पूछा हमसे क्वेश्चन में, तो क्या इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, यदि x + y + z = 4, x² + y² + z² = 6 और x की पावर -1 + y की पावर -1 + z की पावर -1 = 1 हो, तो x जहाँ x y z में से कोई भी शून्य नहीं है, मतलब कोई भी किसी वैल्यू 0 नहीं है, तो x y z का मान बताना है। ठीक है, तो मैं x + y + z कितना दिया हुआ है 4, और x² + y² + z² की वैल्यू कितनी दी हुई है 6, और 1/x + 1/y + 1/z की वैल्यू कितनी दी हुई है 1। ठीक है, इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा एक्स वाई जेड, तो यहाँ कितना आ जाएगा एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड, ठीक है, इजिकल टू 1। तो एक्स वाई इसको सिक्वेंस लगा लेंगे वाई जेड प्लस जेड एक्स इजिकल टू 1। ठीक है, एक रिलेशन हमें यहाँ से मिल गया। अब इसका सिंगल पावर में इसका स्क्वायर में दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका इस वाले का जो एक्स प्लस वाई प्लस जेड दिया हुआ दोनों तरफ इसका होल स्क्वायर कर देंगे, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इजिकल टू 4 का स्क्वायर। ठीक है, ये इसलिए क्या, क्योंकि इसी टर्म में x² + y² + z² आ जाएगा और इसी के होल स्क्वायर में ये भी आ जाएगा। ठीक है, तीनों का ये एक्स वाई जेड इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स वाई जेड। ठीक है, वो गलती से लिख दिया, तो इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या होगा x² + y² + z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx इजिकल टू 16। तो x² + y² प्लस z², इन तीनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो xy प्लस yz प्लस zx इजिकल टू 16। x² + y² प्लस z² की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 पुट कर दीजिए। 2 × x × y × z की वैल्यू कितनी है xyz, ठीक है, ये जो निकाली थी हमने इजिकल टू 16, और हमें एक्स वाई जेड की तो वैल्यू निकालनी है, तो 6 इधर चला जाएगा, 2xyz
इजिकल टू 16 माइनस 6 इजिकल टू 10। तो 2 से 10 को डिवाइड कर देंगे 5 टाइम्स, तो x इंटू वाई इंटू जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, बस हमें इन सभी रिलेशन को एक साथ कनेक्ट करना था। नेक्स्ट, log 10 बेस a प्लस log 10 बेस b इजिकल टू log 10 बेस a प्लस b हो तो a और b के मान किस तरह से संबंधित है, a और b में रिलेशन बताना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें एक प्रॉपर्टी पता चाहिए, log m प्लस log n। अगर दो नंबर हैं सेम बेस के, ठीक है, कुछ बेस नहीं लिखा तो e है, तो अगर प्लस में लिखे हैं तो वो मल्टीप्लाई में हो जाते हैं। ठीक है, या मल्टीप्लाई में लिखे हैं तो प्लस में हो जाते हैं, जैसे ये दिया हुआ है। ठीक है, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, log 10 बेस a इंटू बी इजिकल टू log 10 बेस a प्लस बी। ठीक है, अब यहाँ कंपेयर करेंगे तो log से log कैंसिल, a b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a प्लस बी। ठीक है, अब a को इधर ले जाइए, b को इधर ले जाइए, पहले a को ले जाते हैं, a इजिकल टू b रह जाएगा सिर्फ यहाँ से a कॉमन, तो b माइनस वन इजिकल टू b। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इधर डिवाइड में भेज देंगे इसे, b माइनस वन। ठीक है, b अपॉन b माइनस वन। तो ये रिलेशन है किसी में, तो ये है ऑप्शन डी में। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगर बी का पूछता तो क्या करते हैं, हम बी को ले जाते, जैसे ए बी इजिकल टू ए प्लस बी था, तो ए बी और इस बी को दे लेंगे, बी इधर आ जाएगा तो ए, तो बी कॉमन, तो ए माइनस वन इजिकल टू ए, तो बी की वैल्यू कितनी आती है, ए अपॉन ए माइनस वन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दी क्या है, बी इजिकल टू ए प्लस ए अपॉन ए वन प्लस ए, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन डी ही ठीक होगा। नेक्स्ट, निम्न पाई चार्ट एक व्यक्ति के खर्चों को प्रदर्शित करता है। उसकी कुल आमदनी 28,000 है, यदि वह 4900 रुपये बचत करता है तो एक्स का मान। ठीक है, टोटल आमदनी, टोटल इनकम दी है उसकी 28,000। इनकम मतलब ये टोटल पूरा एंगल कितना बनेगा, ये पूरा एंगल 360 डिग्री के बराबर, और 360 डिग्री की वैल्यू कितनी दी है, 28,000। तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 28,000 अपॉन 360, और हमें निकालनी है बचत, बचत मतलब एक्स डिग्री, तो एक्स डिग्री कितनी हो जाएगी, 28,000 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय एक्स, और वो किसके बराबर दिया हमें, 4900 रुपये की, तो इसे इक्वल टू 4900 रुपये। अब एक्स को इधर रहने दीजिए, बाकी को दूसरी तरफ भेजिए, तो 360 उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, 4900 मल्टीप्लाई बाय 360 अपॉन 28,000। अब बस इसे सॉल्व करना है, 1 2 3 3 जीरो से 1 2 3 जीरो कैंसिल, 7 4 जा 7 7 जा 4 से 36 9 टाइम्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी बची, 7 इंटू 9, तो 7 9 जा 63 डिग्री। ठीक है, तो एक्स का मान पूछा था, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, 63 डिग्री, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, दो सिरों से खुली हुई एक बेलनाकार नली धातु की बनी हुई है, उसका आंतरिक व्यास 11.2 सेंटीमीटर हो और उसकी लंबाई 21 सेंटीमीटर है, तो धातु की सभी जगह पर मोटाई 0.4 सेंटीमीटर, तो धातु का आयतन। ठीक है, ये धातु की कोई नली है इस तरीके से। ठीक है, ये इंटरनल है, तो इसका व्यास दिया हुआ है 11.2। ठीक है, तो 11.2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रेडियस कितनी आ जाएगी, 5.6, तो रेडियस आएगी 5.6। ठीक है, अब इसकी धातु की मोटाई भी है कितनी, 0.4, तो ये धातु इस तरीके से होगा, मतलब इतना हिस्से में क्या होगा, ये धातु। तो हमें सिर्फ धातु का आयतन निकालना है। ठीक है, तो धातु का आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे, हम पूरे का आयतन निकाल के, जिसमें धातु भी इंक्लूड है और खाली अंदर अंदर इंटरनल वाला है, ठीक है, ये माइनस कर देंगे, तो खाली ये ऊपर वाले का ही तो बच जाएगा, इतना इतना पार्ट हमारे पास। तो उसके लिए ये जो ऊपर वाली बाहर वाली शेप होगी, ये भी तो बेलनाकारी होगी, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 5.6 प्लस 0.4, इसकी जो मोटाई है वो भी ऐड हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं कैपिटल आर और अंदर वाली को स्मॉल आर, तो पाई आर स्क्वायर एच माइनस कर देंगे इंटरनल वाला, पाई आर स्क्वायर एच। हाइट तो दोनों की सेम ही रहेगी क्योंकि हाइट चेंज नहीं होगी, तो पाई और एच तो दोनों में से कॉमन है, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 22/7, और हाइट एच की वैल्यू कितनी है, 21, 21 नहीं है, ये 2.1 है। ठीक है, इसमें 0.1 पॉइंट मिस हो गया है, तो इसके 2.1, और कैपिटल आर कितना है, मतलब बड़े वाले का बाहर आउटर रेडियस 6, और इनर रेडियस कितनी है, आंतरिक त्रिज्या 5.6 का स्क्वायर। ठीक है, 7 से कैंसिल कर लेंगे 0.3 टाइम्स, तो 22 3 66, तो आ जाएगा 6.6। ठीक है, एक पॉइंट भी आ जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, और 5.6 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 5.6 का कर लेते हैं पहले, 56 का निकाल लेते हैं,
तो 56 का क्या होगा, 50 + 6 हो जाता है, तो 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36, और 50 का आधा 25, तो 25 में ये 6 जो है ऐड कर देना है, तो कितना हो जाएगा 31। तो अब इसमें तो 5.6 में एक डिजिट पहले था डेसिमल, और इसमें क्या करेंगे 2 डिजिट पहले हो जाएगा, क्योंकि हमने इसका स्क्वायर किया है, क्यूब करते तो 3 डिजिट पहले हो जाता है, तो हो जाएगा 31.36। ठीक है, तो 6.6 और इसको इसमें से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4.64, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 30.624 सेंटीमीटर क्यूब। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या करा, बस हमें जो उसका मटेरियल था धातु, उसका वॉल्यूम निकालना था, तो उसका वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना पड़ता, वो यही तो था। तो हमें इस पूरे में से बस ये जो इंटरनल वाला था, या जो कह सकते हैं जो अंदर से खाली था, उसका वॉल्यूम माइनस कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x इजिकल टू 22 की क्यूब प्लस 144 की क्यूब माइनस 166 की क्यूब हो तो x अवश्य विभाज्य होगा। ठीक है, तो मतलब x जो है पूरी वैल्यू किससे डिवाइड होगी, कन्फर्मली बताना है। तो इसको अगर मान लें 22 को a और 144 को b और 166 को c, तो अगर हम तीनों को प्लस करेंगे a + b + c, मतलब कि 22 + 144 माइनस 166, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 166, ये माइनस का 166, तो ये जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या पता चल गया, a + b + c बराबर जीरो है। तो एक रिलेशन होता है कि इफ़ a + b + c बराबर जीरो हो तो a³ + b³ + c³ की वैल्यू कितनी हो जाती है, 3abc। ठीक है, ये रिलेशन आपको याद रखना है। तो यहाँ पर क्या a³ + b³ + c³ भी तो है, x इजिकल टू a³ मतलब 22 का क्यूब प्लस 144 का क्यूब माइनस 166 का क्यूब। तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 22 मल्टीप्लाई बाय 144 मल्टीप्लाई बाय 166 माइनस के। ठीक है, अब इसके फैक्टर कर लीजिए, तो 22 को लिख सकते हैं 3abc होता है, तो यहाँ 3 आएगा, 3 × 2 × 11, और 12 को 144 12 का स्क्वायर होता है, तो उसको लिख सकते हैं 12 मल्टीप्लाई बाय 12, और 166 को लिखते हैं -2 × 83। ठीक है, 83 अब प्राइम नंबर है, ये इसके फैक्टराइज इससे छोटा नहीं होगा अभी। तो देख लीजिए ऑप्शन क्या है, 7 और 12 है। ठीक है, तो इसमें कहीं भी 7 नहीं आ रहा, तो ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता। सेकंड 11 और 13, 11 तो आ रहा है लेकिन 13 नहीं आ रहा, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। नेक्स्ट है 11 और 23, तो 11 तो आ नहीं रहे, तो 11 तो आ रहा है लेकिन 23 भी नहीं आ रहा है, तो इससे भी नहीं होगा। ऑप्शन डी 12 और 83, तो 12 भी आ रहा है इसमें और 83 भी आ रहा है, तो ये किस नंबर से कन्फर्मली डिवाइड होगा, 12 एंड 83 से, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि एक्स वाई जेड और जेड का माध्य ए हो तथा x + y × जेड का योज्य प्रतिलोम एक्स वाई हो। योज्य प्रतिलोम मतलब योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम मतलब एक्स वाई को और इस नंबर को प्लस करेंगे तो कितना सम आएगा, इनका जीरो आएगा। ठीक है, मतलब x + y × जेड प्लस एक्स वाई इजिकल टू जीरो। ठीक है, हमने पहले भी देखा था कि योगात्मक प्रतिलोम जैसे 2 का 2 कितना होगा, बस माइनस की मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस की मल्टीप्लाई मतलब -2, तो इन दोनों का सम करेंगे तो जीरो आएगा ना, या एक्स से कोई नंबर है तो उसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, माइनस का एक्स, तो उसका सम कितना आएगा जीरो। या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 - 2 इजिकल टू जीरो, या x - x इजिकल टू जीरो। तो हमने क्या करा, इनका सम कितना आएगा जीरो, इसको लिख लिया। तो x² y² z² का माध्य क्या होगा, ठीक बताना है। तो x + y + z का माध्य दिया हुआ है, तो माध्य क्या होता है, सम पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों कितने हैं, x + y + z अपॉन कितने पद हैं 3, और उनका माध्य कितना दिया हुआ है a। तो x + y + z इजिकल टू 3a आ जाएगा। ठीक है, और हमें x² y² z² का माध्य निकालना है, तो दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि x² y² z² चाहिए। तो x² + y² + z² प्लस 2xy yz + zx। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9a²। तो यहाँ से हमें माध्य निकालने के लिए किसकी वैल्यू चाहिए, x² + y² + z² अपॉन 3 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसका माध्य यही होगा ना इन तीनों का, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये तो मिल गया, उस क्वेश्चन में 3 का डिवाइड और कर दें। पहले यहाँ से एक रिलेशन और मिलेगा, उससे भी देख लेते हैं, xz + yz + xy इजिकल टू 0। ये हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, xy + yz + zx। ठीक है, प्लस में आगे पीछे लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू क्या है, 0, और यहाँ पर भी तो हमारे पास यही है, xy + yz + zx, तो इसकी जगह क्या है, 0 पुट कर देंगे, x² + y² + z²। तो इसकी जगह 0 पुट करेंगे तो 0 की 2 में मल्टीप्लाई 0, तो ये तो टर्म तो पूरी खत्म हो जाएगी, सिर्फ इतना बचेगा 9a²। ठीक है, और दोनों तरफ 3 का डिवाइड कर दीजिए, तो 3 3 जा, तो ये कितना बचेगा 3a²। ठीक है, हमें ये तो निकालना था, इसका माध्य x² y² और z² का माध्य, तो इसका माध्य कितना आ गया 3a²। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि तीन संख्याओं का योग 58 है, पहली और दूसरी संख्या
से अनुपात 4:9 है तथा दूसरी से तीसरी संख्या का अनुपात 9:16 है, तो पहली और तीसरी का योग। तो 3 नंबर मान लेते हैं, ए बी और सी। पहली और दूसरी कितना है, 4 और 9, और दूसरी और तीसरी का 9 और 16। ठीक है, यहाँ सेम रेशो है तो एक साथ लिख सकते हैं 4:9:16। ठीक है, इनका सम कितना होगा, 16 और 4 20 और 9 29, 29 रेशो। और 29 रेशो की वैल्यू कितनी दी हुई है, 58। तो 1 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। 29 दूनी 58 होता है। तो पहले और तीसरे का योग, तो पहले की 4 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8, दूसरे की 18 और तीसरे की 32। ठीक है, तो इन दोनों पहले का और तीसरे का पूछा, तो 4 + 32 कितना हो जाएगा, 40। तो उनका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 8.9 इंटू 8.9 इंटू 8.9। ठीक है, तो इसे लिख सकते हैं 8.9 की क्यूब माइनस 3.7 3.7 और 3.7, तो इसे लिख सकते हैं 3.7 का क्यूब अपॉन 8.9 मल्टीप्लाई बाई 8.9, तो इसे लिख सकते हैं 8.9 का स्क्वायर प्लस 8.9 मल्टीप्लाई बाई 3.7 प्लस 3.7 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, वो पता होना चाहिए क्या होता है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, और दूसरा भी देख लीजिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, माइनस वाले में यहाँ प्लस आएगा और प्लस वाले में यहाँ पर माइनस आएगा। ठीक है, बाकी सब सेम ही आएगा। तो हम ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं ए क्यूब, तो ए माइनस बी 8.9 माइनस 3.7 और ए स्क्वायर, तो 8.9 का स्क्वायर प्लस हम आगे पीछे लिख सकते हैं, तो पहले प्लस 2 ए बी लिख लेते हैं, ए बी लिख लेते हैं, तो 8.9 मल्टीप्लाई बाय 3.7 और फिर बी का स्क्वायर, तो 3.7 का स्क्वायर अपॉन 8.9 का स्क्वायर प्लस 8.9 मल्टीप्लाई बाय 3.7 प्लस ये भी प्लस 3.7 का स्क्वायर। ठीक है, ये सेकंड ब्रैकेट से पूरा सेकंड ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ कितना बचेगा हमारे पास, 8.9 माइनस 3.7, तो इसको माइनस कर दीजिए, इसे नीचे लिख लेते हैं 3.7 प्लस 9 में 7 2, 8 में से 3 5, तो 5.2। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए का सॉरी बी करेक्ट हो जाएगा, 5.2। नेक्स्ट, यदि x अपॉन एक्स 1/a इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन बी इज इक्वल टू जेड 1/c हो तो a प्लस बी प्लस सी का मान होगा, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू बतानी है हमें, जो कि एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1 को संतुष्ट करे। तो सबसे पहले हमें ए बी सी की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, वो कहाँ से निकलेगी, हमें यहाँ से मिलेगी। ठीक है, जब भी तो हम इसमें पुट करके इनको प्लस करके निकालेंगे, तो एक्स 1/a इज इक्वल टू वाई 1/b इज इक्वल टू जेड 1/c। ठीक है, इसको कोई नंबर मान लेते हैं के, तो पहले और तीसरे को इक्वल पुट करते हैं, एक्स 1/a इज इक्वल टू के, दोनों साइड का लॉग ले लेंगे, तो लॉग एक्स 1/a इज इक्वल टू के। ठीक है, लॉग एम की पावर एन होती है तो एन आ जाती है मल्टीप्लाई में, तो उसे हम ऐसे लिख सकते हैं एन लॉग एम। ठीक है, लॉग की प्रॉपर्टी होती है, तो 1/a पावर में 1/a आ जाएगी, लॉग एक्स इज इक्वल टू, इधर भी लॉग लेंगे, दोनों साइड लॉग लेंगे, लॉग के, तो लॉग के ये 1 चला जाएगा इधर, लॉग एक्स इज इक्वल टू ए इंटू लॉग के, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लॉग एक्स अपॉन लॉग के इज इक्वल टू ए। ठीक है, अब इसी तरीके से बी और सी की लिख लेंगे। ठीक है, ए के साथ एक्स था तो एक्स ऊपर आ गया और जो नंबर माना था के वो नीचे आ गया, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लॉग बी की किसके उस पर पावर पर है, वाई के, तो लॉग वाई अपॉन लॉग के। सी की भी इसी तरीके से आ जाएगी, लॉग जेड अपॉन लॉग के। ए बी सी की वैल्यू मिल गई, अब तीनों को प्लस कर दीजिए, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, ए कितना था, लॉग एक्स अपॉन लॉग के प्लस लॉग वाई अपॉन लॉग के प्लस लॉग जेड अपॉन लॉग के। ठीक है, अभी हमने ऊपर देखा था कि अगर प्लस में लोग तो मल्टीप्लाई में चले जाते हैं। ठीक है, या अगर लेकिन अभी अपॉन में भी है, तो हम इसमें एक प्रॉपर्टी और लग जाएगी, क्या, यहाँ साइड में लिख लेते हैं, अगर लॉग एम अपॉन लॉग एन लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये नीचे वाला लॉग इसके बेस में चला जाएगा, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, लॉग एन बेस एम। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग ये के है तो के इसके बेस में चला जाएगा, लॉग के बेस हो जाएगा एक्स, और यहाँ पर लॉग के बेस हो जाएगा वाई प्लस लॉग बेस के जेड। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, लॉग के और तीनों का एक्स वाई जेड। ठीक है, मल्टीप्लाई में आ गया, और लॉग एक्स इंटू वाई इंटू जेड की वैल्यू क्या दे रखी है, क्वेश्चन में दे रखी है एक्स इंटू वाई इंटू जेड की वैल्यू 1। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, लॉग
एक्स इंटू वाई इंटू जेड। अब इसको दोबारा वही प्रॉपर्टी लगा देंगे। अब ये के बेस जो था वो नीचे आ जाएगा, ठीक है, उसका रिवर्स भी कर सकते हैं। तो एक्स इंटू वाई इंटू जेड कितना था 1, तो लॉग 1 इंटू लॉग के, और लॉग 1 की वैल्यू यहाँ कुछ बेस नहीं है तो बेस ई माना जाएगा, ठीक है। तो लॉग बेस ई पर लॉग 1 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो 0 अपॉन लॉग के इज इक्वल टू 0, तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हमने यहाँ कुछ लॉग्स की प्रॉपर्टी लगाई है। एक तो ये थी कि अगर एम लॉग एम की पावर एन है तो जो पावर में होता है वो आ जाता है आगे मल्टीप्लाई में, ठीक है। दूसरी क्या लगाई थी, दूसरी लगाई थी हमने कि अगर लॉग बेस लॉग एम अपॉन लॉग एन अलग अलग लॉग में लिखे हुए हैं तो हम नीचे वाले को अपॉन वाले को बेस में लिख सकते हैं ऊपर वाले के, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं या इसका रिवर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने दोनों ये रिवर्स वाली भी यूज़ की थी यहाँ पर, जो के को हमने अलग किया था, ठीक है। तो 2-3 प्रॉपर्टी लगाई हैं लॉग की, तो ये आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट 2 + 22 + 222 + 2222 + जेड एन पदों का योग, ठीक है। तो एन पदों का योग निकालना मतलब एन टर्म्स तक इसका क्या सम होगा वो निकालना है हमें। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, इसमें से पहले सभी में से 2 कॉमन लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन जैसे 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 उनका सम निकालना हो एन टर्म्स तक, तो यही प्रोसेस करते हैं, इसको ध्यान रखिए। तो 2 तो 1 + 11 + 111 प्लस इस तरीके से एन टर्म्स तक, ठीक है। तो इसमें 9 की मल्टीप्लाई कर दीजिए और 9 का डिवाइड कर दीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी टर्म्स में हो जाएगी 99 + 999 + 999 और इसी तरीके से एन टर्म्स तक 2/9। और 10 को कैसे लिख सकते हैं 10 - 1 और 99 को 100 - 1, ठीक है। इस तरीके से लिख लेंगे, सभी लिखने की जरूरत नहीं है एन टर्म्स तक 2/n। अब यहाँ 2 सीक्वेंस बनेगी, दोनों को अलग अलग कर लीजिए, तो 10 100 1000 इस तरीके से, तो 10 100 1000, ठीक है। और ये -1 वाली ये एन टर्म्स तक, इसको अलग कर लीजिए और -1 का -1 अलग ले लेंगे, तो 1 + 1 + एन टर्म्स तक, ठीक है। अब इसको 2/9 10 को लिख सकते हैं 10 की पावर 1 + 100 को लिख सकते हैं 10 की पावर 2 + 1000 को 10 की पावर 3, इस तरीके से एन टर्म्स तक, ठीक है। अब 1 को जैसे 1 को 2 टाइम जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 3 टाइम जोड़ेंगे तो 3, 4 टाइम जोड़ेंगे तो 4, इसी तरीके से n टाइम जोड़ेंगे तो इसका सम कितना आ जाएगा n, ठीक है। यहाँ पर अभी पहले ब्रैकेट में क्या बन गया, ये बन गई एक जीपी सीरीज़, ठीक है। जीपी सीरीज़ क्या होती है उसको देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा, ठीक है। जीपी के हमें यहाँ पर जीपी के n पदों का योग निकालना है, तो वो क्या होता है वो भी देख लेते हैं। जीपी होती है इस तरीके से, कोई भी टर्म मान लेते हैं जैसे A1 A2 A3, इस तरीके से n टर्म्स तक कोई सीरीज़ है, ठीक है। तो जीपी के जो n पदों का योग होता है Sn, वो निकालते हैं 2 तरीके से। जब वो देखते हैं कि एक तो जो उसका कॉमन रेशियो r या तो 1 से छोटा है या 1 से बड़ा है, ठीक है। 1 से छोटा है तो कैसे निकालते हैं, ए मतलब फर्स्ट टर्म जो कि यहाँ पर A1 है, और r की पावर 1 से छोटा है तो 1 - r की पावर n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 1 - r, ठीक है। ये तो था जब r कॉमन रेशियो 1 से छोटा है। अगर कॉमन रेशियो 1 से बड़ा हुआ तो क्या होगा, a इंटू ए मतलब फर्स्ट टर्म r की पावर n -1 अपॉन r -1, ठीक है। अभी कॉमन रेशियो क्या है, कॉमन रेशियो भी देख लेते हैं। कॉमन रेशियो, ठीक है, हर सभी मतलब 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो रेशियो है वो सेम रहेगा। वो कैसे करते हैं, जैसे A2/A1 मतलब 2 और 1 के बीच में जो रेशियो रहेगा वही 3 और 2 के बीच में रहेगा, वही 4 और 3 के बीच में रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से किसी भी 2 लगातार टर्म का रेशियो निकालेंगे तो वही हो जाएगा कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो मतलब जो सब में कॉमन है, ठीक है। तो r ऐसे निकाल देते हैं और कॉमन रेशियो को हम r से डिनोट करते हैं, और n नंबर ऑफ टर्म्स है और a क्या है फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पर कॉमन रेशियो क्या है, ये A1 है ये A2 है, तो A2/A1 मतलब कि 100/10, तो इजिकल टू 10 मतलब 1 से ग्रेटर है, तो सेकंड वाला फॉर्मूला लगाएंगे 2/9 ए कितना 10 और फिर r कॉमन रेशियो 10 की पावर n -1 अपॉन r, और अपॉन में क्या था r -1, तो r कितना है 10 - 1 माइनस ये वाला n आ जाएगा, ठीक है। ये ध्यान तो n टर्म्स तक था ही, तो 2/n 10/9 10 की पावर n -1 और ये माइनस के n, ठीक है। ये यहाँ तक सम ये हो गया पूरा सॉल्व, ठीक है। इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं होगा ये, और इसी फॉर्म में उसने एग्ज़ाम में सॉरी ऑप्शंस में यही सब दिए हैं इसी तरीके से। तो 2/9 और 10/9 और 10 की पावर n -1 - n, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 2/9 10 की पावर 10/9 इंटू 10 की पावर n -1 - n,
ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया था एक बार और देख लेते हैं। पहले जो 2 2 है या 3 3 3 होता है तो उसमें से हमको 2 या 3 जो भी टर्म्स दिए उसको कॉमन लेना था, तो 1 1 में बना लेना था। उसके बाद 9 की मल्टीप्लाई 9 का डिवाइड करने थे, जो डिवाइड करते उसको 9 को बाहर रखते और 9 ऊपर वाले से 9 की सब में मल्टीप्लाई कर देते। उसके बाद जो 9 9 था उसको करना था 10 -1 100 -1 1000 -1 इस तरीके से। तो हमारे पास 2 सीक्वेंस बन जाती है, एक 10 वाली 10 100 1000 इस तरीके से, और एक -1 -1 -1। तो दोनों को सेपरेट कर लेना था। सेपरेट करने के बाद एक टर्म तो एक सीरीज ये बन गई 10 100 1000 प्लस इस तरीके से एन टर्म्स तक। एक ये माइनस बाहर ले लिया तो 1 + 1 एन टर्म्स तक। ठीक है। अब 1 को हम कितनी भी बार प्लस करते हैं, जैसे सपोज कीजिए 2 बार प्लस करें तो 1 + 1 2 आ जाएगा, 3 बार प्लस करें तो 3, 4 बार करें तो 4। अगर एन टाइम्स प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, एन आ जाएगा। ठीक है। और ये सीरीज़ फिर जीपी बन गई थी, और जीपी को हमने देख लिया था कि जीपी के एन पदों का योग क्या होता है या सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता है, वो दो तरीके से निकाल सकते हैं कि रेशो जो उसका कॉमन रेशो है 1 से लेस हो या 1 से ग्रेटर हो। ठीक है। 1 से लेस के लिए ये फॉर्मूला है, ग्रेटर के लिए ये फॉर्मूला है। तो हमने ये यहाँ पर जो हमारा कॉमन रेशो था वो था 10। ठीक है। 10 था मतलब ग्रेटर 1 था, तो सेकंड वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो इस तरीके से ये आ गया आंसर हमारा। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 234 रुपये को 3 व्यक्ति ए बी और सी में 1:2 1/3 और 1/4 के अनुपात में बांटे जाने था, परंतु गलती से 2:3:4 के अनुपात में बांट दिया, तो किसको सबसे अधिक और कितना लाभ होगा। ठीक है। इसमें बांटना था हमें, लेकिन गलती से इसे 2:3:4 में बांट दिया, तो किसको सबसे ज़्यादा फायदा हुआ। तो ए बी सी। ठीक है। तो जो पहले बांटा जाना था उसका निकाल लेते हैं, और जो गलती से बांट दिया उसको निकाल लेते हैं, फिर उनका डिफरेंस देख लेंगे किसको ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। तो 1/2 1/3 1/4, तो 2 3 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा 12, तो इसमें 12 की मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है। इसको रेशो को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ऐसा कर रहे हैं हम। तो 2 से 12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 कैंसिल हो जाएगा, 6 रेशो बचेगा, 3 से 12 4 टाइम्स और 4 से 3 टाइम्स। ठीक है। तो ये ए बी सी का रेशो कितना है 6:4:3। तो 6 + 4 10, 10 + 3 13, तो 13 रेशो की वैल्यू कितनी दी है उन्होंने 234। तो 13 से कैंसिल करेंगे 13, तो 1 रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 हो जाए 13, 10 बचेगा और 4, तो 104 हो जाएगा। तो 13 8 जा, एक रेशो की वैल्यू कितनी आएगी 18। तो ए को कितना मिलेगा 18 6 108, बी को 18 4 72 और सी को 18 3 54। ठीक है, ये मिल गई। अब जो दूसरा था वो ए बी सी को गलती से किस में बांट दिया 2:3:4 में, 2 3 और 4 में। 2 + 3 5, 5 + 4 9, तो 9 रेशो की वैल्यू कितनी थी 234। तो 1 रेशो की वैल्यू कितनी जाएगी 2, 9 2 18 5, तो 9 6 54। ठीक है। 9 2 18, तो 5 बचेगा 54, 9 6 54, तो 1 रेशो की वैल्यू कितनी आ गई 54। तो 2 की कितनी, ए की कितनी थी 2 रेशो, तो ए की कितनी जाएगी 52। बी की 3 रेशो थी तो 26 3 78, और 26 4 जा, तो जो सी को मिले तो कितने मिले 26 2 जा 52 और 4 जा 104। ठीक है। अब पहले ए को 108 मिलने चाहिए थे, उसे मिलने कितने सिर्फ 52, तो कम मिले। तो उसने पूछा किसको ज़्यादा और मिले और कितना ज़्यादा मिला, तो ए को तो ज़्यादा नहीं मिला। बी को 72 मिलने थे और 78 मिले, तो बी को कितने ज़्यादा मिल गए 6। ठीक है। और सी को 54 मिले थे और 104 मिले, तो 104 में से 54 माइनस कर देंगे तो 0, 10 में से 50 ज़्यादा मिले। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किसको मिले बी को, सॉरी सी को, कितने 50। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सी को और 50 रुपये ज़्यादा मिले। नेक्स्ट, 7 अंकों की सबसे बड़ी वर्ग संख्या क्या है। ठीक है। तो 7 अंकों की सबसे बड़ी वर्ग संख्या क्या है 9 7 टाइम्स 9, 4 6 और 1 7। ठीक है। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे डिवीजन मेथड से। तो सबसे पहले उसके लिए क्या करते हैं, दो दो के पेयर बना लेते हैं राइट साइड से, 1 2 3 और 4। ठीक है। तो इसको इस साइड में लिख लेंगे, इधर राइट साइड में। तो 3 3 जा 9, क्योंकि यहाँ पर सिंगल एक 9 का एक अलग पेयर है तो इसी में डिवाइड करेंगे, 3 3 9, तो ये 0 आ जाएगा। उसके बाद पूरा पेयर आएगा 99। ठीक है। 99, तो अब जो यहाँ डिजिट आई है उसका डबल करके लिखते हैं यहाँ पे, तो उसका डबल करेंगे 6। ठीक है। अब यहाँ पर कोई भी नंबर लेंगे तो उतने टाइम्स, जैसे हम लेंगे तो 61 हो जाएगा, तो 61 को 1 टाइम्स लेंगे। अगर 2 लिखेंगे तो 62, तो उसका 2 टाइम्स लेंगे, तो 62 2 जा तो 100 समथिंग होगा, तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 66 1 जा लेंगे। ठीक है। और यहाँ भी 1 ही लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा 61। तो इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 9 में से 1 8 और 9 में से 6 3 38। उसके बाद नेक्स्ट पूरा पेयर आएगा 99। ठीक है। अभी हो गया 31, तो 31 का डबल कितना हो जाएगा 62। ठीक है। अब यहाँ जो भी डिजिट लेंगे उतने टाइम्स लेंगे। अब यहाँ 38 है, यहाँ 6 है, तो 6 6 36, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, और 6 7 42, 42 ज़्यादा हो जाएगा, तो हम यहाँ 6 टाइम्स लेंगे। 6 के 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 6 36 और 6 कैरी 3, 6 2 जा
12 और 3 15 का 5 कैरी 1 6 6 है 36 और 1 7 ये आ जाएगा। जैसे माइनस करेंगे तो कितना आएगा 9 में से 6 3 9 में से 5 4 9 बचा 8 8 में 7 1। उसके बाद देखिए लास्ट पेयर बचा कितना 99 इसको ले लेंगे। उसके बाद यहाँ 6 लिया था तो यहाँ 6 ठीक है। तो अब यहाँ 316 का 316 का डबल कितना हो जाएगा 316 का 632 ठीक है। अब यहाँ क्या नंबर लेंगे यहाँ 6 2 ज़ा 12 3 ज़ा तो ज़्यादा हो जाएगा 18 ठीक है। तो यहाँ 2 टाइम्स लेंगे 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 और 6 2 ज़ा 12। तो 9 में से 4 5 9 में से 4 5 6 यहाँ भी 2 लिख देंगे और 13 में से 6 7 और यहाँ बचेगा 3 3 में से 2 1 तो 1755। अब ये रिमाइंडर है इसको जो हमारे नंबर है 7 डिजिट का मैक्सिमम नंबर उसमें से माइनस कर देंगे तो वही क्या होगा पूर्ण वर्ग संख्या होगी 1 2 3 4 5 6 7 5 5 7 1 ठीक है। 4 4 2 8 9 9 9 8 2 4 4 लास्ट में देख लेते हैं किसके ये ऑप्शन सी के ठीक है। इस तरीके से कोई भी नंबर दिया हो तो आपको डिवीजन मेथड से उसका स्क्वायर रूट निकालना है और जो भी रिमाइंडर बचेगा उसको इसमें से माइनस कर देना है तो वही उसका सबसे बड़ा पूर्ण वर्ग संख्या होगी ठीक है। नेक्स्ट यदि संख्या यदि दिया है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB और AC बराबर है मतलब ये वाली साइड AB और AC ये आपस में बराबर है ठीक है। इसके अंदर एक समद्विबाहु त्रिभुज DEF बना दिया है वो कैसा समबाहु मतलब जिसकी तीनों भुजाएं समान है 1 2 तीनों से भुजाएं समान है ठीक है। तो एंगल BFD तो ये वाला एंगल कितना दिया हुआ है A दिया हुआ है ADE तो ये कितना दिया हुआ है B और CEF ये कितना दिया हुआ है C तो एंगल BDF का मान होगा ठीक है। BDF का मान बताना है BDF इसका मान बताना है ठीक है। कोई बात नहीं इसका मान बता देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम एंगल साइड AB और AC बराबर है ठीक है। तो इनके अपोजिट एंगल AB के अपोजिट एंगल कौन सा है C और AC के अपोजिट एंगल कौन सा है B ठीक है। ये भी आपस में बराबर होंगे तो इनको मान लेते हैं इसको भी थीटा मान लेते हैं और इसको भी थीटा मान लेते हैं ठीक है। अब इसको यहाँ एक बार और बना लेते हैं इधर ये एंगल A है और ये समद्विबाहु त्रिभुज है ठीक है। तो इसके तीनों कोण कितने कितने के होंगे 60 डिग्री के तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब इस पॉइंट पर देखा जाए तो ये पूरा एंगल कितने का होगा 180 का तो 180 किसके बराबर होगा 1A + 60 और ये इस एंगल को माने CFE एंगल CFE तो इन तीनों का सम कितना होगा 180 तो एंगल CFE किसके बराबर हो जाएगा 180 - 60 + A ठीक है। इसको राइट साइड लगे तो कितना हो जाएगा 180 में से 60 माइनस करेंगे 120 - A तो इस वाले एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी इधर लिख लेते हैं 120 - A ठीक है। इसी तरीके से इसकी निकालेंगे तो इसकी कितनी हो जाएगी 120 - C और D वाले पॉइंट पर निकालेंगे तो इसकी कितनी हो जाएगी 120 - के B ठीक है। अब ये मिल गई कोई नहीं। अब यहाँ पर ये छोटा वाला त्रिभुज देखेंगे त्रिभुज DBF ठीक है। ये एंगल A दिया हुआ है हमें और ये हमने निकाल लिया 120 - B और इस एंगल को माना था थीटा ठीक है। हम क्या करेंगे कि B और C यहाँ से क्या पता है हमें कि B और C दोनों एंगल्स बराबर हैं मतलब दोनों को हमने थीटा मान लिया था। तो हम एक इक्वेशन यहाँ से बनाएंगे थीटा की फॉर्म में और एक इक्वेशन यहाँ से बनाएंगे या यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ से भी थीटा की वैल्यू निकालेंगे दोनों को इक्वल पुट कर देंगे ठीक है। तो वहाँ से हमें एक रिलेशन मिल जाएगा तो रिलेशन से हम क्या करेंगे एंगल BDF की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इन तीनों का सम कितना हुआ 180 थीटा + A + 120 - B = 180 तो थीटा = 180 ये सब माइनस में चला जाएगा 120 माइनस में जाएगा ये माइनस का B है तो प्लस का और A माइनस का तो कितना हो जाएगा 60 + B - का A इस इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इसी तरीके से E F और C EFC तो एंगल कितना है थीटा ये कितना है C और ये कितना था 120 डिग्री - A तो इन तीनों का 120 डिग्री - A + थीटा + C = 180 त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है तो थीटा को इधर रहने दीजिए तो 180 - 120 ये A प्लस में जाएगा दूसरी तरफ माइनस में क्योंकि और प्लस का C है तो ये माइनस में जाएगा तो 60 + A - के C इक्वेशन 2 होगी। अब थीटा की वैल्यू यहाँ से जो होगी वह यहाँ से भी सेम ही रहेगी थीटा की वैल्यू तो चेंज नहीं होगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से दोनों थीटा की वैल्यू को इक्वेट कर देते हैं
तो 60 प्लस ए माइनस सी इज इक्वल टू 60 प्लस बी माइनस ए। तो 60 से 60 कैंसिल, ये ए इधर जाके प्लस का हो जाएगा तो 2a हो जाएगा, और सी इधर जाके प्लस का तो b प्लस सी। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b प्लस सी अपॉन 2। ठीक है, एक रिलेशन ये मिल गया। तो यहाँ से कितना आएगा, ए इज इक्वल टू बी प्लस सी। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा क्या, क्वेश्चन में पूछा है एंगल बी डी एफ का मान। ठीक है, बी डी एफ का मान तो कितना था 120 माइनस बी। ठीक है, लेकिन ऐसा तो कोई ऑप्शन में नहीं है, तो शायद क्वेश्चन में प्रिंट हो गया है। तो यहाँ ए ऑप्शन से देखा जाए तो ए बी सी में रिलेशन बताना है। ठीक है, ए बी सी में क्या रिलेशन होगा वो बताना है। ठीक है, तो ए बी सी में क्या रिलेशन होगा वो हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया था, ए इज इक्वल टू बी प्लस सी अपॉन 2। ठीक है, तो इसके हिसाब से क्या ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ए बी एंगल बी डी एफ की वैल्यू तो ये आ गई 120 माइनस बी डिग्री, लेकिन ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो शायद इसमें मिसप्रिंट हो गया। और ये पूछा था ए बी सी में क्या रिलेशन होगा, तो होगा ए इज इक्वल टू बी प्लस सी अपॉन 2। ठीक है, इसको एक बार और देख लेते हैं कि इसमें हमने क्या किया था। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करा, ए बी सी में हमें ये दिया था ट्राइंगल ए बी सी में दो साइड बराबर हैं, ए बी और ए सी। ठीक है, तो उसके हमने दोनों के अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे, मतलब कि जैसे ए बी सी है तो ए बी साइड ये है और बी सी साइड ये है, तो इसके अपोजिट एंगल ये और इसके अपोजिट एंगल ये, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो हमने इसको कितना मान लिया, इसको भी थीटा मान लिया, इसको भी थीटा मान लिया। ठीक है, अब इसके अंदर हमने ये छोटे छोटे ट्राइंगल में इसकी वैल्यू निकाली थी पहले, नहीं इसकी तो ए दी हुई थी, इस वाले निकाली थी, वो कितनी आई थी 120 माइनस ए डिग्री। इसी तरीके से इस वाले में निकाली थी, इसी तरीके से इस वाले में। ठीक है, फिर इसमें ए थीटा ए और 120 माइनस बी, इसमें थीटा सी और 120 माइनस बी। ठीक है, ये आए थे, तो हमने इन दोनों ट्राइंगल से थीटा की वैल्यू निकाल के दोनों को इक्वेट कर दिया। ठीक है, इक्वेट कर दिया तो वहाँ से हमें ए और बी में रिलेशन मिल गया। ठीक है, क्योंकि थीटा और थीटा को इक्वल कर दिया तो थीटा तो एलिमिनेट हो गया, तो सिर्फ जो ए बी सी बचे, तो ए बी सी में तो हमें रिलेशन ही तो फाइंड आउट करना था, और वो कर लिया हमने, ए इज इक्वल टू बी प्लस सी। तो इस तरीके से ऑप्शन ए सही हो गया। नेक्स्ट, एक रेलगाड़ी ए और बी दो स्टेशनों के बीच चलती है। जब वह ए से बी तक जाती है तो उसकी औसत चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, कोई ट्रेन है ए से बी जा रही है, तो उसकी औसत चाल क्या है 90 किलोमीटर पर आवर। और जब वह बी से ए वापस आती है तो उसकी चाल 110 किलोमीटर प्रति घंटा। जब वो बी से ए आ रही है तो उसकी चाल कितनी है 110 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसकी औसत चाल। ठीक है, ये ए से बी और बी से ए मतलब पूरे प्रोसेस में उसकी औसत चाल बतानी है। तो औसत चाल कैसे निकालते हैं, औसत चाल का फॉर्मूला होता है औसत चाल इज इक्वल टू कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, टोटल टाइम अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब यहाँ पर सिर्फ उन्होंने औसत चाल दिया क्वेश्चन में, तो हम कुल दूरी और कुल औसत चाल के समय कैसे पता करेंगे। तो मान लेते हैं जितनी डिस्टेंस ए से बी में होगी उतनी ही बी से ए में होगी, तो ए से बी में मान लेते हैं डिस्टेंस डी, और इसमें भी डिस्टेंस डी से सेम ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। तो इसमें जो पहले लगा था टाइम T1 मान लेते हैं और इसको T2। ठीक है, ए से बी जाने में T1 टाइम और बी से ए जाने में T2। तो कुल दूरी कितनी होगी, डी जाना डी आना, तो डी प्लस डी 2D और टाइम T1 प्लस T2। ठीक है, अब T1 प्लस T2 की वैल्यू कैसे निकलेगी, वो भी यहीं से निकलेगी। हमें पता है एक फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम को इधर भेज दिया, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो T1 के लिए हो जाएगी T1 इज इक्वल टू डी, तो डिस्टेंस सेम रही S1, और T2 कितना हो जाएगा डी अपॉन S2। तो ये हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो 2D, तो 2D अपॉन T1 टाइम कितना है D अपॉन S1, और T2 कितना है D अपॉन S2। तो 2D रहेगा ऊपर, नीचे एलसीएम कितना हो जाएगा S1 S2, यहाँ से D कॉमन ले लेते हैं, तो कितना आ जाएगा S2 प्लस S1। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद तो D से D कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2। और ये क्या है, ये स्पीड है, S1 स्पीड है जाने की, ए से बी जाने की, और S2 है बी से ए जाने की। ठीक है, तो S1 S2 तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है। S1 की वैल्यू कितनी दी हुई है 290, और S2 110 अपॉन 90 प्लस 110। तो इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं ऊपर, 2 मल्टीप्लाई बाई 90 मल्टीप्लाई 110 अपॉन ये हो जाएगा 90 प्लस 110 200, तो 1 2 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 1 2 से 1 2 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 11 9 99 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये होगी पूरे प्रोसेस में उसकी औसत चाल। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, और इसका एक शॉर्ट तरीका भी है, उसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। जैसे सपोज कीजिए ए से बी जा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें स्पीड कितनी दी हुई है, स्पीड दी हुई है उसमें x किलोमीटर पर आवर,
और बी से ए जा रहे हैं तो वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो आपको फिर डिस्टेंस मानने की जरूरत नहीं, टाइम मानने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप औसत चाल का एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं डायरेक्ट इसी से, ठीक है। उसके लिए क्या करेगा 2xy अपॉन x प्लस वाई, ठीक है। 2 पे मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों स्पीड की और फिर दोनों को अपॉन में प्लस करके लिख दीजिए। ये कहाँ से आया, ये देखो हमने इसको जो सोल्व किया था ये तो आया था 2s1 अपॉन s1 इंटू s2 अपॉन s1 प्लस s2, ठीक है। तो s1 s2 की जगह हमने x और y मान लिए, तो आप इस फॉर्मूले को भी याद रख सकते हैं, तो इससे भी डायरेक्ट निकल जाएगा। नेक्स्ट, यदि x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इजिकल टू 47 हो तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब का मान, ठीक है। अब यहाँ पावर 4 दी हुई है और यहाँ पर पावर दी है 3, तो 4 से 3 तो नहीं आएगी क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 आएगी, ठीक है। बीच में 3 तो नहीं आएगी, तो पहले क्या करना पड़ेगा हमसे 4 से पावर 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उसकी क्यूब कर देंगे तब तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का अगर होल स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो कितना बचता है एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 2, ठीक है। इस 2 को इधर भेज देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2 इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4। और क्वेश्चन में एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 की वैल्यू कितनी दी हुई है 47 और ये वाला 2 इधर प्लस में आ जाएगा, तो इस होल स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इजिकल टू 49, ठीक है। अब दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इजिकल टू 7, ठीक है। अब फिर एक स्क्वायर में आ गई, अब सिंगल पावर में ले जाएंगे, इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे, तो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर कितना होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर फिर 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स, चलो लिख देते हैं इंटू 1 अपॉन एक्स, तो इस एक्स कैंसिल, तो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमने अभी निकाली है 7, तो यहाँ पुट कर देंगे एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इजिकल टू 7 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इजिकल टू 9, तो यहाँ से भी स्क्वायर रूट ले लेंगे तो कितना बचेगा एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। लेकिन हमें निकालनी किसकी है एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो कुछ नहीं करना दोनों तरफ होल क्यूब कर दीजिए तो डायरेक्ट हमें पावर मिल जाएगी। तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स की होल क्यूब क्या होगा एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू एक्स प्लस वाई मतलब 1 अपॉन एक्स, इसका एक बार यहाँ बीच में फॉर्मूला लिख देता हूँ ऊपर, जैसे ए प्लस बी का होल क्यूब है तो वो क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है। अब ए की जगह एक्स है और बी की जगह 1 अपॉन एक्स इजिकल टू 3 की क्यूब 27, तो हमें एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू निकालनी है, तो इसे तो ऐसे रहने देंगे एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स से एक्स कैंसिल 3 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी थी 3, तो 3 इजिकल टू 27, तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इजिकल टू 27 और ये 3 3 9 इधर जाएगा माइनस में, तो 27 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा 18, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 18। नेक्स्ट, 100 और 200 के बीच आने वाली उन संख्याओं का योग जो 9 से विभाज्य हो, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए कितने नंबर हैं जो 9 से विभाज्य हैं, तो सबसे पहला नंबर क्या होगा 100 तो नहीं होगा, तो 101 भी नहीं होगा, 102 भी नहीं होगा, कितना होगा 9 से वो होना चाहिए ना, उसके सभी डिजिट्स का 9 से डिविजिबल होना चाहिए, तो 100 में कितना 1 आ रहा है तो ये तो नहीं होगा, इससे नेक्स्ट में 2 आएगा फिर 3, तो 108, ठीक है। इसमें आ जाएगा इसके डिजिट का सम 9, तो ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो पहला नंबर क्या होगा 108। अब लास्ट नंबर क्या होगा, ठीक है। अब सारे नंबर निकालेंगे तो नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 9 और 8 करेंगे तो 117, ठीक है। इस तरीके से ऐड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो हम यहाँ पहले लास्ट नंबर और पता कर लेते हैं, उसके बाद बताऊँगा क्या करना है। 200 तो नहीं होगा क्योंकि इसका डिजिट का सम 2 है, और इससे पहले आएगी 199, तो कितना हो जाएगा 9 9 18 और एक 19 भी नहीं होगा 18 हो जाएगा, तो 198, ठीक है। फर्स्ट डिजिट ये है, लास्ट डिजिट ये है, तो इसके बीच में कितने नंबर होंगे, तो इसे निकालने के लिए हम करेंगे AP का यूज़, AP मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज होती है उसका यूज़ करेंगे, ठीक है। उसमें कैसे निकालते हैं, तो मान लेते हैं nth टर्म है 198 TN, ये होती है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो TN तो 198 हो गई, A होती है फर्स्ट टर्म जो कि 108 है, और n नंबर ऑफ टर्म्स की 108 और 198 के बीच में कितने टर्म्स हैं
और डी होता है उनका कॉमन डिफरेंस, ठीक है। 108 से नेक्स्ट नंबर क्या होगा 117, फिर उसमें 9 और जोड़ देंगे तो इन सब के बीच में कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 9, ठीक है। तो 198 इजिकल टू ए 108 प्लस n माइनस 1 इंटू डी है 9, ये इधर चल जाएगा 198 माइनस 108 इजिकल टू n माइनस 1 इंटू डी, डी मतलब 9। तो एक 8 में 0, 9 में से 0 9, तो n माइनस 1 इंटू 9, 9 से 90 कैंसिल 10 टाइम्स, तो n माइनस 1 इजिकल टू 10, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11, ठीक है। n की वैल्यू 11 आ गई। अब निकालना हमें एस एन मतलब कि n पदों का योग। तो उसने योग ही तो पूछा है कि कितने जो नंबर हैं उनका योग क्या होगा, सम क्या होगा। तो एस एन होता है दो तरीके से निकालते हैं उसे, एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं एस एन इजिकल टू एन अपॉन टू ए प्लस टी एन लिख दीजिए या एल लिख दीजिए, ठीक है। एन टर्म या एल भी लिख सकते हैं, एल मतलब लास्ट टर्म। तो हम जब हमें ये तो पूरा हमने सॉल्व भी कर लिया, तो इसे तो नहीं करेंगे क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म भी पता है, लास्ट टर्म मतलब टी एन भी पता है। तो इस वाले फॉर्मूले को लगा देंगे दूसरे वाले को, एन इजिकल टू पहला वाला जब लगाते हैं जब हमें लास्ट टर्म नहीं पता होती, ठीक है। तो एन कितना है 11 अपॉन टू ए 108 प्लस 198, तो 11 अपॉन टू ये कितना हो जाएगा ए 198 और 108, 8 16 और 9 10, 0 कैरी 1 1 2 और एक 3 306, 2 से कैंसिल कर लेंगे, 2 1 2 2 5 10 2 3 6, तो 11 में मल्टीप्लाई करनी है हमें किसकी 153 की, तो यहीं कर लेंगे 153 मल्टीप्लाई बाई 11, 351 351 3538 516 1683, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 1683, ठीक है। इसमें हमने ए पी का यूज़ किया, पहले एन टर्म एन निकालने के लिए किया, फिर हमने डायरेक्ट एन पदों का योग कर दिया, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर हम सारे नंबर ऐड करते तो उसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, उससे अच्छा ए पी का यूज़ कर लिया हमने यहाँ पे। नेक्स्ट एक्स इजिकल टू 2 प्लस अंडर रूट 2 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ 4 दिया है, यहाँ 4 नहीं दिया, तो हमें यहीं डायरेक्ट एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट करके तभी सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक्स की तो दिया एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे 2 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स की वैल्यू 2 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। तो बोल दीजिए फार्मूला, होल स्क्वायर कितना था ए का स्क्वायर 2, बी मतलब रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 ही आएगा, प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू 2 4 अंडर रूट 2 4 अपॉन, ठीक है। यहाँ ही सेम आएगा क्योंकि सेम ही एक्स की वैल्यू 4 2 प्लस 4 अंडर रूट 2, तो ये कितना आ जाएगा 6 प्लस 4 अंडर रूट 2 प्लस 4 अपॉन 6 प्लस अंडर रूट 4 अंडर रूट 2। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 6 प्लस 4 अंडर रूट 2, यहाँ कितना आएगा इसका होल स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 6 प्लस 4 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 4, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो ए का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 4 16 और 2 32 प्लस 2 इंटू ए बी, तो 6 4 24 और 24 2 48 अंडर रूट 2 प्लस 4 अपॉन 6 प्लस 4 रूट 2 नीचे रहेगा। अभी कितना हो जाएगा 32 और 4 36 और 36 72 प्लस 48 अंडर रूट 2 अपॉन 6 प्लस 4 अंडर रूट 2, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे तो 62 मतलब 12 इंटू 6, 48 मतलब 12 इंटू 4, अगर यहाँ से दोनों से 12 कॉमन ले लेंगे तो 6 प्लस 4 अंडर रूट 2 बचेगा, वही नीचे है, फिर 12 कॉमन लीजिए कैंसिल हो जाएगा, 6 प्लस 4 अंडर रूट 2 अपॉन 6 प्लस 4 अंडर रूट 2, तो इससे पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो इसके वैल्यू कितनी बचेगी बस 12 बचेगी, ठीक है। इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी बची 12, तो मतलब कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 21 ए क्यूब माइनस 17 ए स्क्वायर, तो ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है। इतने 89 ए क्यूब माइनस 64 ए स्क्वायर प्लस 6a प्लस 16 से कितना कम है, कितना कम है के लिए माइनस कर देंगे इसको, 89 ए क्यूब माइनस 64 ए स्क्वायर प्लस 6a प्लस 16 माइनस 21 ए क्यूब माइनस 17 ए स्क्वायर, 89 ए क्यूब माइनस 64 ए स्क्वायर प्लस 6a प्लस 16, अब इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। माइनस 21 ए क्यूब और माइनस माइनस प्लस 17 ए स्क्वायर, ठीक है। अब ए क्यूब से
ए क्यूब वाला ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये प्लस का ये माइनस का, तो माइनस होगा। 81 से 21 माइनस करेंगे, 81 से 21, 9 में से 1 8, 8 में से 2 6, तो 68 ए क्यूब, ठीक है। 68 तो सभी में आ रहा है, माइनस 6 ए स्क्वायर का ये है और ये है, तो माइनस के 64 है, प्लस के 17 है, ठीक है। तो माइनस तो ये भी होगा, लेकिन साइन माइनस का आएगा। 64 में से 17 माइनस करें, 14 में से 7 7, 5 में से 1 4, तो बचेगा 47 ए स्क्वायर प्लस 6 ए प्लस 16, ये ऐसे रहे क्योंकि इसके सेम टर्म नहीं है, लाइक टर्म। तो 68 माइनस 47 ए क्यूब प्लस 6 ए प्लस 16, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 500 रुपये है तथा उतने ही धन का उतने ही समय व उतनी ही दर से चक्रवृद्धि ब्याज 520 रुपये है, तो ब्याज की दर, ठीक है। अब यहाँ आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। समझने क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का लगा, पहले साल का और दूसरे साल का, ठीक है। 2 वर्ष उसने क्वेश्चन बोला है और टोटल कितना लगा 500 रुपये। तो जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हमेशा हर साल बराबर उतना ही लगता है, वो चेंज नहीं होता, ठीक है। तो अमाउंट पाने की जरूरत नहीं है। जैसे 250 500 रुपये टोटल, तो फर्स्ट ईयर भी 250 लगा होगा और सेकंड ईयर भी 250 लगा होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, पहले साल भी 250 लगा, ठीक है। जो भी प्रिंसिपल अमाउंट था उसका 250 रुपये लगा, फिर दोबारा भी इसका जो लगेगा वो 250 रुपये लगेगा, ठीक है। लेकिन क्या होगा, इसमें ऐड हो जाएगा कि जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट मिला था उस पर भी इंटरेस्ट लगेगा। तो वो कितने रुपये इंटरेस्ट लगा, टोटल 520 है तो 250 और तो बचे 20 रुपये। तो वो जो 20 रुपये हैं वो 250 रुपये पर लगे होंगे। तो हमें बस इतना पता करना है, उसकी ब्याज की दर पता करनी है। तो जो 20 रुपये हैं वो 250 का कितना % है, ठीक है। 250 रुपये पे लगे हैं ना 20 रुपये इंटरेस्ट के, तो हमें बस इतना पता करना है कि 20 रुपये जो है 250 का कितना % है। तो 20 और कितने इसके रेस्पेक्ट में 250 के 250 के, और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाइड 100/100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 5 ज़ा 5 4 ज़ा 5 से 2 टाइम्स, तो 4 2 ज़ा 8%, तो 8% मतलब ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि 2 शंकु के आयतन में 1:4 का अनुपात हो तो उनके व्यासों में 4:5 का अनुपात हो तो उनकी ऊंचाइयों में कितना अनुपात होगा, ठीक है। वॉल्यूम V1/V2 दिया हुआ है 1:4, उनके व्यासों में, व्यास मान लिया D1/D2, ठीक है। उसमें दिया हुआ है 4/5। तो रेडियस और व्यास में क्या डिफरेंस, क्या रिलेशन होता है, D होता है D = 2R। तो यहाँ हम कह सकते हैं R = D/2। तो यहाँ लिख सकते हैं R को, सॉरी D को D1/2 और D2/2, और नीचे 2 का डिवाइड कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 4/5। तो ये कितना हो गया R1/R2, ठीक है। तो उसका रेशो भी कितना है 4:5, ठीक है। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उसमें रेशो में चेंज नहीं होगा, वैसे वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन अगर रेशो दिया है तो उसमें जो रेशो रेडियस का है वही डायमीटर का रहेगा, और जो डायमीटर का है वही रेडियस का रहेगा। तो शंकु का वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई R1 का स्क्वायर इंटू H1, 1/3 पाई R2 का स्क्वायर इंटू H2 इक्वल टू 1/4। तो 1/3 से पाई से 1/3 पाई कैंसिल, स्क्वायर से लिख सकते हैं हम R1/R2 का स्क्वायर एक साथ लिख सकते हैं, क्योंकि हमें रेशो में पता है H1/H2 इक्वल टू 1/4। R1 R2 का रेशो कितना दिया 4:5, तो 4/5 पुट कर सकते हैं इंटू H1/H2 इक्वल टू 1/4। तो H1/H2 कितना हो जाएगा 1/4। ये 5 का स्क्वायर इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 25, और ये 4 का स्क्वायर ये नीचे आ जाएगा 16, तो कितना हो जाएगा 25/64 मीन्स 25:64। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, 10 मीटर लंबी 6 मीटर ऊंची और 22.5 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने में ईंटों की आवश्यकता होगी यदि प्रत्येक ईंट का आकार 25/12/9 सेंटीमीटर हो तो, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करना है, हमें निकालनी है ईंटों की संख्या, या कितनी ईंटें निकालनी है। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स, ये ईंटें कितनी होंगी, इसका दीवार का आयतन या वॉल्यूम ऑफ वॉल, ठीक है, अपॉन ईंट का आयतन या वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक, या एक ईंट का आयतन, ठीक है। तो वो कितना होगा। अब यहाँ देखिए एक चीज़ और ध्यान रखनी है, मीटर सेंटीमीटर, और ये तीनों सेंटीमीटर में दिए हुए हैं, तो इनको एक ही यूनिट में चेंज कर लेते हैं, सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं, वहाँ आसान आएगा। तो ठीक है, तो 10 मीटर को अगर सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 की मल्टीप्लाई और कर देंगे,
6 को करेंगे तो इसमें भी 100 की मल्टीप्लाई, और 22.7 ऑलरेडी सेंटीमीटर में दिया है, अपॉन 25 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई बाय 9, तो 25 4 ज़ा 100, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, और एक पॉइंट हटा के नीचे 10 लगा सकते हैं। इस 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, और 9 से कैंसिल करेंगे तो 25 टाइम्स, ठीक है। तो इसमें ऊपर कितना बचा, 2 बचा ये, और 100 और 25, 2 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 25, नीचे सब कैंसिल हो गए, तो 25 2 ज़ा 50 मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना हो जाएगा 5000 ईंट लगेंगी उस दीवार को बनाने में। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, चित्र ए बी सी डी में ए बी बराबर बी सी है, ए बी बराबर बी सी दिया हुआ है, और एंगल बी ए डी और बी सी डी, बी ए डी मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल समकोण है, समकोण मतलब राइट एंगल 90 डिग्री है। तो ए डी और सी डी में संबंध ज्ञात कीजिए। तो इन दोनों में संबंध ज्ञात करने के लिए क्या काम करते हैं, पहले से देखिए, पहले इसको फिगर को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, जो मिडिल वाली साइड है इसको हटा लेते हैं, हटा के और इस साइड को बी से डी से मिला देते हैं, ठीक है, बी सी ए डी, ठीक है। अब ये वाला एंगल और ये दोनों 90 डिग्री है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों एंगल इक्वल हैं, और ये आपस में बराबर है, ठीक है। ये ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि अब इस ट्राइंगल में हमने इस तरीके से 2 पार्ट में डिवाइड किया, तो 2 पार्ट 1 और 1 2, 1 और 1 2, ठीक है, 2 और ये तीसरा मिडिल वाली लाइन, ये इस तरीके से 3 चीज़ें इसमें इक्वल हैं, ठीक है। 90 के बराबर है, ए बी बी सी के बराबर है, और बी सी डी बी डी लाइन जो है दोनों ट्राइंगल में बराबर है, तो हम इसे यहाँ से कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। और कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने के कितने तरीके हैं, 5 तरीके। पहला एस 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 मतलब साइड तीनों बराबर हो जाएं, या दूसरा एंगल साइड एंगल बराबर हो जाए, तीसरा एंगल एंगल साइड बराबर हो जाए, या चौथा साइड एंगल साइड बराबर हो जाए, पाँचवा आर एच एस मतलब कि राइट एंगल हाइपोटेनियस और एक कोई भी साइड। तो यहाँ पर देखिए राइट एंगल एक 90 और इसके सामने वाली साइड जो होती है वो हाइपोटेनियस होती है, दोनों में कॉमन है तो बराबर कह सकते हैं हम, और उसके अलावा एक साइड जो कि ए बी और बी सी है, तो ये 5वें तरीके से हम इसे कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हैं, ठीक है। इसको एक बार लिख भी देता हूँ, इन एंगल बी ए डी एंड ट्राइंगल बी सी डी, ठीक है। तो एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी, दोनों 90 डिग्री हैं, और ये कैसे पता चला हमें, ये क्वेश्चन में गिवन है। और ए बी इज इक्वल टू बी सी, ये भी गिवन है, ठीक है। और बी डी ठीक है, दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, और तो लेंथ थोड़ी ना चेंज आएगी, तो इक्वल ही रहेगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं ट्राइंगल बी ए डी इज इक्वल टू ट्राइंगल बी सी डी, ठीक है, क्या है, कॉन्ग्रुएंस है बाय आर एच एस। तो सी पी सी टी से हम क्या कह सकते हैं, सी पी सी टी मतलब सी पी सी टी की फुल फॉर्म होती है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल्स, ठीक है। मतलब कि जो कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल्स के जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है, मतलब बचे हुए पार्ट रिमेनिंग पार्ट है, वो भी आपस में बराबर होंगे। रिमेनिंग पार्ट कौन सा, ए डी और सी डी आपस में बराबर होंगे बाय सी पी सी टी, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या करा, कॉन्ग्रुएंस वाली प्रॉपर्टी का यूज़ किया है। नेक्स्ट, एक गोले का व्यास 50√3 सेंटीमीटर है, इसके अंदर समाने वाले सबसे बड़े घन का संपूर्ण क्षेत्रफल। कोई गोला है और तो इसके अंदर सबसे बड़ा घन किस तरीके से बन सकता है, इसका सबसे बड़ा घन इस तरीके से बन सकता है कि जो इसका डायगोनल होगा घन का वो किसका बराबर होगा, वो उसके व्यास के बराबर होगा 50√3, और घन का डायगोनल कितना होता है a√3। तो a√3 को 50√3 के इक्वल पुट कर देंगे, तो √3 से √3 कैंसिल, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50, ठीक है। और इसका संपूर्ण क्षेत्रफल कितना होता है a² तो 6 × 50 × 50, तो 5 5 ज़ा 25, तो 25 और 2 0, और 25 6 ज़ा 150, और उसके बाद 2 0, तो कितना हो जाएगा 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक समकोण में दो भुजाओं की लंबाइयों का गुणनफल कर्ण के वर्ग के आधे के बराबर है, तो एक न्यून कोण होगा। कोई समकोण त्रिभुज है ये इस तरीके से, इसकी साइड मान लेते हैं सी, मान लेते हैं इसको ए और बी, ठीक है। सी क्या है, हाइपोटेनियस, तो ये कह रहे हैं दो भुजाओं का गुणनफल, मतलब कि ये दो भुजाओं का गुणनफल मतलब a × b किसके बराबर है, उनके कर्ण के वर्ग, कर्ण मतलब हाइपोटेनियस के वर्ग के आधे के बराबर, आधा कर दिया, ठीक है। इसके अलावा हमें एक रिलेशन पता है इसमें पाइथागोरस थ्योरम से, कि कर्ण का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब इन दोनों इक्वेशन से अगर आप देखेंगे, अगर a इज इक्वल टू बी हो जाए तो यहाँ क्या होगा, a² प्लस b की जगह भी a² करेंगे तो कितना हो जाएगा 2a²,
तो यह सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ भी यही कर दीजिए, ए इंटू ए इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि ए और बी दोनों आपस में बराबर हैं, ठीक है। अगर दोनों बराबर हैं आपस में तो उनके जो अपोजिट एंगल होंगे, ए के अपोजिट एंगल ये वाला, ठीक है, और बी के अपोजिट एंगल ये वाला, तो यदि दोनों भी आपस में बराबर होंगे। और तीसरा पॉइंट क्या है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसमें 3 कोण थे, एक तो 90 डिग्री हो गया, ठीक है, ये वाला सी के अपोजिट वाला, तो इन दोनों का सम जो कितना होगा वो होगा 90 के बराबर, और ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो इसे लिख सकते हैं 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ए मान लेते हैं सपोज ये कैपिटल ए, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45, ठीक है, और वो दोनों आपस में बराबर हैं, तो एंगल बी भी कितना हो जाएगा 45, ठीक है। तो बी और ये 45 न्यून कोण भी है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, 100 प्रेक्षणों का समांतर माध्य 50, ठीक है। समांतर माध्य को हम एवरेज भी कह सकते हैं कि 50 100 प्रेक्षणों का जो समांतर माध्य एवरेज वो कितना 50 ज्ञात किया गया है। यदि त्रुटिवश मतलब गलती से दो वस्तुओं 3 और 92 के स्थान पर 30 और 29, मतलब 3 के प्लेस पर कितना कर दिया 30 और 92 के प्लेस पर कर दिया 29, तो मानकर गणना कर दी गई, तो सही समांतर माध्य क्या होगा, ठीक है। जो गलती से निकाला वो कितना था 50। अब यहाँ देख लेंगे कितना चेंज आएगा, 3 से 27 मतलब कि प्लस के 27 एक्स्ट्रा कर दिया, ज़्यादा कर दिया, और यहाँ से कम करा है, तो कितना कम करा है 12 में से 9 3, बचे 8 में से 2 6, तो ये कम किया है, ये ज़्यादा किया है, तो ओवरऑल तो कम ही किया है उन्होंने, ठीक है। कितना कम किया है 27 और माइनस कर देते हैं, 13 में 7 6, यहाँ बचेगा 5, 5 में से 2 3, तो उन्होंने 36 और कम कर दिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें 36 ऐड कर देंगे। 36 ऐड कैसे करेंगे, जो 36 है अब वो 100 लोगों में डिवाइड करना है, ठीक है। हर एवरेज अभी मैंने बताया ना कि जो समांतर माध्य होता है वो एक एवरेज की तरह काम कर रहा है, तो 36 जो है वो 50 लोगों में जाएगा, तो उसको 36 को 100 लोगों में जाएगा, क्योंकि 100 प्रेक्षण है, प्रेक्षण मतलब ऑब्जर्वेशन, तो उसको 100 लोगों में डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.36, तो अभी 0.36 जो पुराना वाला है उसमें ऐड कर दीजिए, सारा निकालने की जरूरत नहीं है, तो आ जाएगा 50.36, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। ये तो उसने कम किया था, अगर ज़्यादा करता तो इतना ही माइनस कर देते, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, बस जितना चेंज आया। अब अगर 50 परीक्षण होते तो 36 को 50 लोगों में बांट देते, मतलब 50 ऑब्जर्वेशन में, तो जो आता उसी को प्लस या माइनस, अगर ज़्यादा कर दिया है तो माइनस कर देंगे, कम करा है तो प्लस कर देंगे। नेक्स्ट, संख्याओं इतना के समुच्चय का मानक विचलन 4.85, यदि प्रत्येक में 10 जोड़ दिया जाए तो नए समुच्चय का मानक विचलन क्या होगा। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मानक विचलन क्या होता है, ठीक है। उसे कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन इंग्लिश में, और इसको निकालते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स मतलब ऑब्जर्वेशन, जैसे 1 4 5 माइनस एक्स बार मतलब मीन का होल स्क्वायर अपॉन एन, ठीक है। ये एक्स बार क्या है मीन, और एक्स क्या है ऑब्जर्वेशन या डाटा कह सकते हैं, जैसे 1 4 5 7 इस तरीके से दिया हुआ है। तो और दूसरी बात हमें इसमें ये ध्यान रखनी है, अगर उसमें कोई भी प्लस या माइनस कर रहे हैं हर नंबर में, तो उसमें क्या होगा कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। किसमें मानक विचलन या एसडी में। अगर हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मानक विचलन में भी उतने की मल्टीप्लाई हो जाएगी, और हर नंबर को डिवाइड करें किसी पर्टिकुलर नंबर से, तो उस मानक विचलन में भी उसी नंबर का डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो प्लस और माइनस में कोई चेंज नहीं होगा, और मल्टीप्लाई डिवाइड में जो हर नंबर के साथ चेंज करेंगे वही मानक विचलन के साथ चेंज हो जाएगा। तो नया मानक विचलन क्या हो जाएगा, हम प्लस करें तो कोई भी चेंज नहीं होगा, तो 4.85 ही रहेगा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि किसी सारणी के सभी पदों का समांतर माध्य 40 और माध्य का 50 हो तो उस सारणी के पदों का बहुलक, ठीक है। तो इन तीनों में एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन क्या होता है, बहुलक इज इक्वल टू माध्यिका 3 माध्यिका माइनस 2 समांतर माध्य या माध्य, ठीक है। ये इंग्लिश में लिखना चाहो तो मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए, बहुलक निकालना है हमें। माध्यिका दी हुई है 50 और माध्य दिया हुआ है 40, तो कितना हो जाएगा 150 माइनस 80, तो कितना बचेगा 70, ठीक है। तो बहुलक कितना हो जाएगा 70, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक होगा, ठीक है। √3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14
रख सकते हैं, या 22/7 लिख सकते हैं, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 ही आएगा। तो 2 × 3.14 तो ये आएगा 6.28 समथिंग, ठीक है। और 2 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, मतलब इसका कितना हो जाएगा 4। 2 सेंटीमीटर भुजा का एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो साइड का स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर 4 से 4 कैंसिल, तो इसका आ जाएगा √3 मतलब 1.732। 3, 4 और 5 सेंटीमीटर भुजाओं का एक त्रिभुज, ठीक है। 3, 4, 5 क्या है, पाइथागोरस ट्रिपलेट है। तो 3, 4 और 5 से कैसा त्रिभुज बनेगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, समकोण त्रिभुज। तो इसका जो हाइपोटेनियस होगी सबसे बड़ी साइड 5 और 3 और 4, ठीक है। तो इसका जो त्रिभुज समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है यहाँ 4 और हाइट कितनी है 3, तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो इसका कितना आंसर आएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे अधिक पूछा है तो सबसे अधिक होगा फर्स्ट ऑप्शन का 6.2822 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेट यहीं कंप्लीट होता है, और ये था हमारा यूपीटेट 2013 का पेपर, और नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे यूपीटेट 2011 का पेपर। एंड थैंक यू।